प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में द फर्स्ट थिंग इज that the product of electrolysis will depend upon the reduction potential. Reduction potential means अगर कैथोड पे जाने वाले दो कैटायन हुए तो वो कैटायन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर पहले पहुंचेगा. ठीक हो गया. एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन. तो अगर एक से ज़्यादा एनायन हुआ तो एनोड पे वो पहले पहुंचेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. यस और नो. अब इन सारी बातों से समझ यह आता है कि अगर पोटेंशियल ही देखा जाए तो क्या ये सफिशिएंट होगा. हमने कहा नहीं, सिर्फ पोटेंशियल ही ज़रूरी नहीं है. पोटेंशियल के साथ जो दूसरी बात है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में दो तरह की बात होती है. वन इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड एंड वन इज नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड. उसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं जो बेसिकली ग्रेफाइट या मर्करी या प्लैटिनम के बने होते हैं जिनका अपना कोई भी प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता है. एक्टिव इलेक्ट्रोड या अटैकेबल इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो खुद भी किसी के प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम ध्यान दें तो एक और फैक्टर है जो हमें सिर्फ करते हुए ही पता लगेगा कि यस दिस कैन आल्सो अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड दैट इज कंसंट्रेशन फैक्टर. हाउ विल बी डूइंग दैट राइट नाउ. यहाँ कहा गया कि मोल्टन NaCl है. मोल्टन NaCl का मतलब होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी सॉल्वेंट एक्सेस में नहीं है, इसलिए सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है. सो सोडियम पॉजिटिव विल गो एट कैथोड एंड विल फॉर्म सोडियम मेटल बिकॉज देयर इज नो वन टू compete. इसलिए इसके बावजूद के इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -2.71 वोल्ट है. इसके बावजूद के ये वैल्यू नेगेटिव थी तब भी Na पॉजिटिव की ही रिडक्शन हुई. और अगर हम एनोड देखें तो एनोड हमारे पास Cl नेगेटिव है और एनोड पर कौन जाएगा एनायन. और इस टाइम दो एनायन नहीं है, एक ही एनायन है. इसका मतलब उसका पोटेंशियल जो मर्जी रहा हो वो वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. हालांकि इसके बावजूद कि इसके जो लूज करने की पोटेंशियल था वो -1.36 वोल्ट है, फिर भी वो लूज कर रहा है. अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन की तो हमें कुछ समझ आता है कि किस तरह से पोटेंशियल्स एनोड कैथोड में जाने के लिए compete करते हैं. इस एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो एक्वस सॉल्यूशन दो तरह का है. एक है कंसंट्रेटेड और एक है डाइल्यूट. अगर मैं कंसंट्रेटेड NaCl की बात करूं तो क्या होगा और अगर मैं वेरी डाइल्यूट की बात करूं तो क्या होगा, सब कुछ हमारे सामने है. ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि एनोड पर जाने के लिए Cl नेगेटिव भी तैयार है. तो एनोड पर जाने के लिए वाटर भी तैयार है कि भाई वाटर हालांकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए, पर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो का मतलब बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, तो वो Cl नेगेटिव कह रहा है कि मैं एनोड पर जाऊंगा और एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस बनाऊंगा और उस क्लोरीन गैस को बनाने के लिए जो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो हम पहले से ही नहीं ले रहे हैं, हम सारे के सारे पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं. पर इस टाइम इस रिएक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 है, जबकि वाटर ने कहा कि नहीं ऑक्सीडेशन तो मेरा ऑक्सीजन, मैंने कुछ कहा था आपसे कि ये जो वाटर है ये वाटर दिस नेवर अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन
because disproportionation is intramolecular, intraatomic, but this water undergo this acts both oxidizing agent and reducing agent. This act oxidizing agent as it can send its H positive at cathode to form hydrogen gas, or this can send its हाइड्रोक्साइड एट एनोड टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। तो अगर हम यहां देखें H पॉजिटिव से H2, तो ये रिडक्शन है। रिडक्शन है मतलब यहां वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर हम देखें तो यहां वाटर की ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहां 0 है। इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब हुआ वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों हैं, पर वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन होती है, पर ऐसी होती है जिसमें एटम्स भी सेम हो, और यहाँ एटम सेम नहीं है, इसलिए ये इंट्रामॉलिक्यूलर इंटर एटॉमिक रिडॉक्स है। इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल एक ही है, इंटर एटॉमिक पर एटम्स अलग अलग हैं। इंटर स्कूल मैच जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हों। इसका मतलब हुआ वाटर ने कहा नहीं जी एनोड पे तो मैं ऑक्सीजन को भेजूंगा, ऑक्सीजन को भेजूंगा मतलब हाफ O2 गैस, और हाफ O2 गैस विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ है तो 2H पॉजिटिव भी है, और हमने देखा कि इस पोटेंशियल की वैल्यू है E0 इज -1.23, क्योंकि यहाँ इस टाइम क्या हो रही है, यहाँ इस टाइम हो रही है ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, या ये कहूँ कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.23 है। अब अगर हम ध्यान दें दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेरेबल है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो होता यूं है कि अगर आप कंसंट्रेटेड NaCl ले रहे हो तो वहां चारों तरफ Cl नेगेटिव ही Cl नेगेटिव होते हैं, और वो Cl नेगेटिव इसके बावजूद कि उनके ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कम है, -1.36। ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी इससे कम है। राइट? इसका मतलब हुआ कि इसके चांसेस इवोल्यूशन के कम हैं, फिर भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में क्लोरीन गैस ही प्रोडक्ट होता है, और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl में क्लोरीन गैस ही इवॉल्व होती है, एंड द रीजन फॉर दैट इज ओवर वोल्टेज पोटेंशियल, या ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, जिसका मतलब होता है कि जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके OH नेगेटिव Cl नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए जितने में आप यहाँ ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल दोगे उतने में तो क्लोरीन इवॉल्व भी हो चुका होगा। पर उन केसेस में जहां वेरी डाइल्यूट NaCl है, तो वेरी डाइल्यूट NaCl का मतलब क्या हुआ कि वहां Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम है का मतलब हुआ वहां क्लोरीन इवॉल्व होने वाली नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, और वहां फिर हाफ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई with the loss of 2 electron, 2H positive, because E0 value is -1.23 वोल्ट। मतलब इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, पर इस टाइम क्योंकि वो डाइल्यूट सोल्यूशन है इसलिए ऑक्सीजन इवॉल्व हुई। अगर हम बात करते कि कैथोड पर हमें पता है कि जो Na पॉजिटिव से Na का रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू
-2.71 है, अभी अभी हमने लिखी। पर अगर आप वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, वाटर का रिडक्शन का मतलब हुआ वाटर ने क्या बनाया, वाटर के रिडक्शन का मतलब हुआ कि वाटर ने हाइड्रोजन गैस बनाई। जब वाटर ने हाइड्रोजन गैस बनाई तो वाटर से हाइड्रोजन कितने का गेन हो गया, 2 का गेन हो गया। 2 का गेन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। जब भाई इधर 2 का गेन है तो उधर 2 OH नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि रिडॉक्स में हमने पढ़ा था कि अगर मीडियम बेसिक है तो फिर OH नेगेटिव ऑपोजिट साइड में होंगे। 2H और 2H 4 हो गए, मतलब इधर 2H2O होना चाहिए। और इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अगर मैं गलत नहीं हूं, इज -0.83 वोल्ट। ये पक्का हो गया कि चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसंट्रेटेड हो, the hydrogen will always be the one to evolve at cathode. सोडियम सॉलिड नहीं बन सकता। कि CuSO4 मॉल्टन है, कैथोड पर क्या होगा, मॉल्टन है तो कोई और नहीं है, Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu2 इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू Cu सॉलिड, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ E0 इज 0.34 वोल्ट। यस और नो। अगर हम बात करें कि एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर होगा सल्फेट जाएगा एनोड पर, और जब सल्फेट एनोड पर जाएगा इट विल बी फॉर्मिंग S2O8 2 नेगेटिव with the loss of 2 electron, and your NCERT says that the E0 value for this is -1.96। ठीक है, कोई दूसरा नहीं था, भी नहीं बोलोगे आप, कंसंट्रेटेड। मॉल्टन सोल्यूशन इज इटसेल्फ थॉट टू बी हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब क्या हुआ कि एक्वस सोल्यूशन जब आपने लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड हैं, तो कैथोड पर Cu2 पॉजिटिव को कंपटीशन देने कौन आया, इसका मतलब हुआ कैथोड पर कंपटीशन देने Cu2 पॉजिटिव को कौन आ रहा है भाई, हाइड्रोजन ने बोला कि नहीं भाई मैं जाऊंगा फ्रॉम वाटर, बट द पोटेंशियल इज -0.83, तो कौन जाएगा, 0.34 वाला जाएगा ऑब्वियसली। इसका मतलब हुआ अगर मॉल्टन है तब भी Cu सॉलिड ही बना, अगर वो एक्वस है तब भी Cu सॉलिड ही बना। पर अगर एनोड है तो 2 बातें होंगी, अगर वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो यही जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है तो एनोड पर, अब वही बात हो गई कि भाई वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन तो तब आएगा जब कोई वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। इसका मतलब हुआ अगर आप NCERT को ढंग से पढ़ रहे हो तो वहां साफ लिखा है कि अगर H2SO4 कंसंट्रेटेड हुआ तो S2O8 2 नेगेटिव ही बनेगा, इसके बावजूद कि इसके E0 की वैल्यू -1.96 वोल्ट है, लिखा है। और लिखा है कि अगर ये सोल्यूशन वेरी डाइल्यूट हुआ तो वहां ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। का मतलब हुआ कि अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ तो हम बोलेंगे भाई ये तो तब है अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हुआ तो फिर कौन जाएगा, फिर तो वाटर जाएगा, हाफ O2 बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2H पॉजिटिव हो जाएगा, और E0 की वैल्यू हालांकि कितनी है, -1.23 है, तो अच्छी बात हुई ना। -1.23 का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज्यादा वैल्यू है, और यहां हम कह रहे हैं कि बेशक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम है फिर भी कंसंट्रेटेड है, इसलिए वहां S2O8 2 नेगेटिव ही बनेगा। आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। वो क्या कर रहा है कि ऑक्सीडेटिव एबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीजेस फ्रॉम हियर टू हियर, का मतलब हुआ कि क्लोराइड अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो क्लोराइड क्लोरीन बनाएगा, पर डाइल्यूट है तो
सब में ऑक्सीजन ही बनेगी। अब बात आई कि CuSO4 का आप प्लाटिनम इलेक्ट्रोड और ये डाइल्यूट सोल्यूशन है, अभी कर दिया दोनों। डाइल्यूट सोल्यूशन अगर है तो वो कंसंट्रेटेड के साथ ही बिहेव करेगा, पर अगर वेरी वेरी डाइल्यूट है तब वहां ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। ये CuSO4 कंसंट्रेटेड है, तो CuSO4 कंसंट्रेटेड में आपने कह दिया सर कैथोड पे बन गया Cu सॉलिड, एनोड पे बन गया S2O8 2 नेगेटिव। डाइल्यूट के साथ अगर आप इसी के साथ कंपेयर करोगे, एनोड पर फर्क आ जाएगा, कैथोड पर कोई फर्क आने वाला नहीं है। अगर हम आगे चलें, एक्वस बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, हमने कहा कि अगर वो अटैकेबल इलेक्ट्रोड है वो सिर्फ एनोड पर फर्क डाल सकता है, कैथोड पर फर्क नहीं डाल सकता। इसलिए हमने कहा कि देखिए अगर कैथोड है तो Cu2 पॉजिटिव मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और एनोड पर कौन चला गया, एनोड पर चला गया सल्फेट, जो कौन है, एक नॉन मेटल। उसके एनोड पे जाने के चांसेस कितने हैं, कितने हैं, -1.96। और कॉपर के एनोड बनने के चांसेस कितने हैं, -0.34। देखो किसका इलेक्ट्रोड है, कॉपर का है, मेटल इलेक्ट्रोड है ना। तो मेटल इलेक्ट्रोड है तो मेटल कहां प्रोडक्ट देने में आगे रहेगी, एनोड पे। एनोड पर कौन आ गया, SO4 2 नेगेटिव। आप अगर इसको ऐसे समझो कि SO4 2 नेगेटिव एनोड पर आया कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, तो हमने देखा भाई तू कैसे लूज करेगा, तेरे पोटेंशियल की वैल्यू तो -1.96 वोल्ट है, यस नो। तो Cu ने कहा, Cu एनोड ने कहा देखिए आप छोड़िए, मेरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू -0.34 है, इसलिए आप प्लीज आप रहने दें, किसको कहा, नॉन मेटल को। तो एनोड पर भी कॉपर डिसॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रोड, और कैथोड पर भी कॉपर इलेक्ट्रोड मोटा मोटा होता जा रहा है। दिस इज हाउ अटैकेबल इलेक्ट्रोड अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड ओनली। अगर इसी सीरीज में हम एक और क्वेश्चन करें कि सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस है, तो हम ध्यान दें यहां कि हमारे पास कैथोड है और हमारे पास एनोड है। जब कैथोड है और एनोड है, दोनों किसके हैं, सिल्वर के ही हैं। सिल्वर के हैं तो कैथोड पे तो भाई वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए कैथोड पर Ag पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और वो Ag पॉजिटिव आयन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके सिल्वर सॉलिड बन गया, यस और नो, विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल कितना था, ठीक हो गया। अब मैंने कहा कि एनोड पर कौन जाएगा, कोई नॉन मेटल आयन जाएगा। नॉन मेटल आयन जाने का मतलब हुआ इस केस में नाइट्रेट गया। नाइट्रेट की एनोड पर जाने की टेंडेंसी सल्फेट से थोड़ी ज़्यादा है, पर सिल्वर एनोड से ज़्यादा तो नहीं है। इसका मतलब हुआ अब हमने अगर एनोड देखा तो एनोड पे क्या हुआ, एनोड पर सिल्वर इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होना शुरू हो गया, और उस सिल्वर इलेक्ट्रोड ने सिल्वर पॉजिटिव बनाया प्लस। तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड ही मोटा मोटा होता जा रहा है, और सिल्वर का इलेक्ट्रोड ही डिसॉल्व होता जा रहा है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड एंड एनोड व्हेन द इलेक्ट्रोड इज अटैकेबल, ठीक हो गया। इससे जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो फर्क कहां पड़ रहा था, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का फर्क कहां पड़ रहा था, एनोड पे। एनोड पे फर्क पड़ रहा था, और यहां एनोड कैसा है, अटैकेबल है। वो तो चाहे क्लोराइड होगा ना उसको जाने देगा, हाइड्रोक्साइड होगा उसको भी नहीं जाने देगा,
वो बोलेगा मेटल हूं तो मेटल जाएगी। इसका मतलब जहां अटैकेबल इलेक्ट्रोड है वहां डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। पर यहां से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कि वो पूछ लेगा कि एनोड और कैथोड पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम रेशियो क्या है। उसके लिए हम बड़ी पहले एक बात कर चुके हैं जो हम हर न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे कि 5.6 liter of oxygen will be evolved by 1 Faraday, because that 5.6 liter is nothing but is equivalent volume. Am I right? In the same manner, if it is hydrogen, we should say 11.2 liter of hydrogen is equal to 1 Faraday, and this is because its equivalent volume is 11.2 liter. Yes or no? So this is, हम जितने भी क्वेश्चंस वॉल्यूम के आपको पूछे जाएंगे, आपको कोई भी रिएक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये लगाएं क्योंकि ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। अब बात आती है कि कमर्शियल सेल बैटरीज क्या होती हैं। कमर्शियल सेल बैटरीज, ध्यान देने वाली बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि हर सेल ही कमर्शियल सेल है। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन तो उसमें हो सकती है, पर आप कमर्शियली उसको यूज कर सकते हो या नहीं, इसके लिए आपको कुछ कंडीशन चाहिए होंगी। किसी भी सेल को कमर्शियल होने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशंस क्या हैं? उन कंडीशन में नंबर 1 कंडीशन है, वो कंडीशन है कि कमर्शियल सेल वो है जिसमें शार्प ड्रॉप इन वोल्टेज ना हो। मतलब आपने जोड़ा और खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो पहली कंडीशन है कि किसी कमर्शियल सेल होने के लिए नो शार्प ड्रॉप इन वोल्टेज। और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए कि कोई हैंडलिंग में प्रॉब्लम नहीं हो, कोई नो शार्प ड्रॉप इन वोल्टेज। रिजिडिटी इन हैंडलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहीं से भी कहीं वो ट्रांसपोर्ट करना होगा। रिजिडिटी इन हैंडलिंग होनी चाहिए ताकि कोई ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ना आए। रिजिडिटी इन हैंडलिंग होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है? ये जो कमर्शियल सेल है ये 2 तरह का होता है। ये कमर्शियल सेल 2 तरह का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल कौन है? प्राइमरी सेल इज यूज एंड थ्रो सेल। खत्म हुआ और फेंक दिया। सेकेंडरी सेल इज रिचार्जेबल सेल। तो ऐसा क्या होता होगा उस सेकेंडरी सेल में कि वो रिचार्जेबल हो जाता है? आपको मैं छोटी सी इंडिकेशन दे दूं अभी से। जो सेकेंडरी सेल है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो सॉलिड होता है, और वो सॉलिड प्रोडक्ट उसी इलेक्ट्रोड की विसिनिटी में रहता है। इसलिए जब आप बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो तो रिएक्शन उल्टी हो जाती है। जबकि प्राइमरी सेल में जो उसका प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट जिसको हम बोल रहे हैं वो सॉलिड नहीं होता। तो ये एक कंडीशन हो गई कि जिन केसेस में एंड प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड विल बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन विल बी सॉलिड,
वो सेल्स सेकेंडरी सेल्स कहलाएंगे, वो सेल्स सेकेंडरी सेल्स कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं पहले प्राइमरी सेल की, और ध्यान से सुनिएगा, जो कहानी सुनाई जा रही है एक रियल स्टोरी है। ध्यान दें सामने और उस बात को ढंग से समझिएगा। ये लैक्लांचे सेल है जिसको ड्राई सेल भी कहते हैं। आपने देखा होगा अमूमन ट्रांजिस्टर वगैरह में यही सेल यूज होता है। हमारी समझो कि 10वीं तक की पढ़ाई इसी सेल की वजह से हुई। अगर 10वीं तक एक्सक्लूसिव ना कहें तो 8वीं तक तो एक्सक्लूसिव, क्योंकि हमारे 8वीं तक तख्ती पर ही सब कुछ होता था। सम करने हैं तो तख्ती पे होंगे, आपने लिखना है तख्ती, तख्ती मीन्स लकड़ी की बनाते थे, ठीक है, और उसको कई बार स्कूल में धो के फिर दोबारा यूज़ कर लेते थे। उसके ऊपर जो जिसको हम गाजनी कहते थे, वो एक स्टोन है जिससे वो सरफेस उस वुड का सुपरफाइन होता था। तो हम के दिन में कई बार उस पर टेबल लिखते थे, सुलेख उसी पे लिखते थे, सब कुछ उसी पे लिखते थे। वो बन गई घर में, सुन लिया। फिर कलम की ज़रूरत होती थी तो बैम्बू फैमिली की एक श्रब होती है जिसकी कलम बनती है और थोक में होती है गांव में। 2 चीज़ें हो गई। अब आपको ज़रूरत थी पेंसिल की। लोगों ने इस सेल को यूज़ करने के बाद फेंक दिया। हमने उसकी बाहर की कवर निकाल दी और उसके बीच से निकाल दिया प्योर ग्रेफाइट, जिससे कई हजारों पेंसिल्स बन सकती हैं। एक बार निकाला, बंदे की सारी जिंदगी बीत जाएगी पर वो खत्म नहीं होगा। ये हो गई हमारी पेंसिल तैयार। अब रही अगली बात, और ये रियलिटी है, मैं जो बता रहा हूं आपको। हम इसको निकालते थे, ये पेंसिल का काम करती थी। अब रही अगली बात कि इंक कहां से आएगी। इस ग्रेफाइट रॉड के बाहर कुछ पाउडरी मटेरियल होता था, बिल्कुल फाइन पाउडर की फॉर्म में। हम जब इस सेल को तोड़ते थे तो वो जो पाउडर होता था उसको हम पानी में डिसॉल्व करते थे और वो ब्लैक इंक का काम करता था। आज पता लगता है कि वो अमोनियम क्लोराइड था और इंक में भी अमोनियम ही होता है। हो गई इंक भी तैयार। पर हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उसमें कुछ कुछ पीस ऐसे होते थे जो वाटर में इनसॉल्युबल होते थे, तो हम उसको फेंक देते थे। और फिर हम इतने साइंटिफिकली साउंड होते थे कि उसी इंक की बॉटल में एक स्पॉन्जी डाल देते थे जो उस इंक को अपने में सोख के रखता था। अगर वो दवात कहीं खुल भी गई तो स्याही बाहर नहीं जाती थी, और अगर स्याही कंसंट्रेटेड बन गई तो थोड़ा पानी डाल दो, तो वो स्पॉन्जी उस पूरी इंक को पकड़ के रखता था। अब इंक भी तैयार है। बाकी बैठने के लिए ऐसे बेंचेस की ज़रूरत नहीं होती थी और कमरों की ज़रूरत भी नहीं होती थी। जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ क्लासेस ज़्यादा थी और रूम कम थे, तो इसलिए बाहर धूप में ही क्लासेस लगती थी। आप विश्वास करेंगे कि आजकल, अगर गर्मियाँ इस बार तो नहीं हुई, गर्मियों में भी वहीं पेड़ होता था कि उसके नीचे बैठते थे। टाट होती थी, अगर मिल गई तो ठीक, न तो मिट्टी में बैठते थे। जब तक आपको फैसिलिटीज़ मिलती रहेंगी तब तक आपकी झील नहीं जागेगी, वो जज्बा डिमिनिश होता जाएगा। जो लोग लिमिटेड सोर्सेज में काम करते हैं उनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको अपने एग्जिस्टेंस का खतरा होता है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफिसर बिहार से होते हैं। और अगर आप कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट देखते, एक वीडियो था जिसमें दिखाया गया कि वो किस तरह से आईएएस की तैयारियां करते हैं, कि जो दिल्ली के स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर वो हमारे यहाँ स्कल्पचर बोलते हैं ना, जिसको पानी जाता है जिसमें से, तो गर्मी जब बारिश नहीं होती तो बंदे वहाँ सोएंगे और अदरवाइज
स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई हो रही। तो जब फैसिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाती हैं तो हमारा जज्बा घट जाता है, ये पक्का है। अब क्या हुआ जरा ध्यान दें, जैसे हमने इस सेल को जोड़ा, सामने ध्यान दें, सेल को जोड़ा तो एनोड कौन है, जिंक। इस के बाहर एक कार्डबोर्ड की कवरिंग होती थी, उसको हम निकालते थे, बड़ी फाइन सी कवर आती थी, वो था जिंक। वो जिंक एक्ट करता है एनोड, तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था और जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता था। ये 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर कौन है, ग्रेफाइट कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट, अपने आप तो कुछ नहीं करेगा वो, पर उसके बाहर जो अमोनियम है, वो अमोनियम उस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और बना देता है अमोनियम गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। जिस भी कंपनी ने ये सेल पहली बार निकाला, वो कंपनी कुछ दिनों के बाद फेल हो गई। सील्ड कंटेनर के अंदर अगर गैस इवॉल्व हो रही होगी तो क्या वो सील्ड रहेगा? कंपनी कुछ टाइम के बाद फेल हो गई। फिर उन्होंने हम जैसे किसी केमिस्ट को कांटेक्ट किया। आप पता ही है केमिस्ट की वैल्यू तो हर कुछ ज़्यादा बहुत नहीं, अभी आपको पता लगेगा यहाँ। सो इट इज 2NH4 पॉजिटिव प्लस Zn solid converted into Zn2 positive plus 2 ammonia gas plus hydrogen gas। चल लिया। तो ना जाने ये कितनी बार आ चुका कि हम उस सेल में MnO2 क्यों डालते हैं। आपको बता दूं कि जो पीस थोड़े मोटे मोटे होते थे MnO2 के होते थे। अब ये MnO2 क्यों डाला, ऐसा ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है। MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +3 कुछ भी होती है, इसलिए देखो हमने MnO2 डाला तो क्या हुआ, वो जो 2 अमोनिया था वो वैसे का वैसा है, प्लस MnO2 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn2O3 की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 है, बोल दो। +4 से +3 गया, गेन कितने का हुआ, 1 का 1 में 1, 2 में 2 का गेन हो गया। जब वो Mn2O3 बना तो वहां प्लस क्या बन गया, वाटर, प्लस अभी भी वहां कोई रह गया गैसियस फॉर्म में, कौन, अमोनिया। अभी भी कौन रह गया गैसियस फॉर्म में, अमोनिया रह गया। मतलब कंपनी अगर पहले हफ्ते के बाद फेल हुई थी तो केमिस्ट को करोड़ों रुपए देके 20 दिन के बाद जब पता लगा कि सेल अब ठीक चल रहा है, उस बंदे को करोड़ों की पेमेंट कर दी और उसने क्या डाला, MnO2। दिस MnO2 इज कॉल्ड अ डीपोलराइजर। डीपोलराइजर का मतलब होता है कि जो गैसेस की इवोल्यूशन को कम कर दे। तो उसने किसकी इवोल्यूशन रोक दी, हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन उसने रोक दी। महीना हुआ, कंपनी फिर फेल हुई। केमिस्ट को बोला यार तूने धोखा दिया। उसने कहा कि तुमने ये थोड़ी ना कहा कि सारी उम्र तक सेल चले, भाई तब तो पैसे ज्यादा होंगे, 50 करोड़ और दे दो, आपको परमानेंट सोल्यूशन बता देते हैं। कंपनी ने कहा आप 50, आप जितने मर्जी मांगते हो दे दो, क्योंकि आप केमिस्ट हैं, आप तो कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, सामने ये क्वेश्चन था सोल्यूशन चैप्टर में, पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन आई। वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन था एक, कि नीचे दी गई किस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आई में कोई फर्क नहीं है। आप जरा ध्यान से सुने तो ZnCl2 में कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव, वो कौन है, लुईस एसिड। और इवॉल्व कौन हो रहा है, लुईस बेस।
उस केमिस्ट ने कहा कि ऐसा करो, आप MnO2 के साथ इसमें अमोनिया भी डाल दो। जब आप इसमें अमोनिया डालोगे, अमोनिया कौन है? लुईस बेस। Zn कौन है? लुईस एसिड। और उसने उस अमोनिया की इवोल्यूशन ऐसे रोक दी। ये कौन है? कोवलेंट। इनका आई कितना है? 1। इसका भी 1, इसका भी 1। तो कहां फर्क पड़ा? स्टॉकियोमेट्री हम लेते नहीं है। पर अगर एक्सेस अमोनिया हुआ तो उसने कहा कि देखिए भी, अगर एक्सेस अमोनिया हुआ तो अमोनिया एक्सेस मीन ज्यादा मीन 4 हुए। अगर अमोनिया 4 हुए तो हम कहेंगे ZnNH3 हाँ जी Cl2। क्लियर हो गई बात? पर अब आई कितना हो गया? 3 हो गया। तो हमने वहां इधर तक लिखा था। तो अगर आप एक्सेस अमोनिया यूज करेंगे तो यू विल बी गेटिंग टेट्रा अमीन जिंक 2 क्लोराइड। यस और नो? और ये सेल पोटेंशियल देता है 1.25 to 1.50। ठीक हो गया जी? क्लियर हो गया? अब ये सेल खत्म हुआ और हमने इसको फेंक दिया। अगला सेल जो आपने कई जगह वॉच में देखा होगा, बटन सेल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड है। MnO2 तो स्पेशल पर्पज से डाला गया है। ऐसा नहीं है कि भाई अमोनियम क्लोराइड MnO2 नहीं डालोगे तो सेल नहीं चलेगा, चलेगा। पर सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए हमने MnO2 डाल दिया ताकि वो हाइड्रोजन की इवोल्यूशन को रोक सके। फिर हमने देखा कि सेल की लाइफ अभी भी कम है तो हमने उसमें क्या कर दिया? ZnCl2 डाल दिया। अब आई बात के मरकरी सेल क्या होता है? मरकरी सेल, बटन सेल, ऑल्सो कॉल्ड रूबेन मैलरी सेल। और सबसे अच्छी बात, दिस सेल इज कॉल्ड अ सेल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। कुछ समझे? का मतलब जब तक ये सेल काम करेगा तब तक कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट, इट विल गिव कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। अब आप बोलोगे कि सर इसको why it is called cell of constant voltage? Why it is called cell of constant voltage? तो हमने कहा कि भाई जरा ध्यान दें सामने, और इस सेल को लोग अनजाने में हर कहीं फेंक देते हैं। सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि इस सेल को कभी खत्म होने के बाद ओपन में नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं फेंकना चाहिए अभी पता लग जाएगा। अब क्या हुआ? बाहर जिंक की कोटिंग है, बीच में इंसुलेशन है ताकि कैथोड एनोड इकट्ठे ना हो जाएं, और अंदर जो है वो है कैथोड। कौन? HgO सॉलिड। और इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बेस। तो जरा ध्यान दें यहां, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जिंक है और जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में विद द लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? जी, +2 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? अब आपको पता है कि मीडियम कैसा है? बेसिक है, मतलब इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ OH नेगेटिव कहां डालूं? कितने डालूं? 2 डालूं तो और क्या करूं? और क्या करूं? यहां एक वाटर डाल दूं। क्लियर हो गया? और आपने देखा कि HgO है, HgO गेट कन्वर्टेड इनटू Hg।
लॉस हुआ कि गेन हुआ? अरे HgO गेट कन्वर्टेड इनटू Hg सॉलिड। लॉस हुआ या गेन हुआ? गेन हुआ। कितने का? 2 इलेक्ट्रॉन का। और मीडियम कौन सा है? बेसिक। तो क्या करें? OH नेगेटिव कहां डालें? राइट साइड में। कितने डालें? तो फिर वाटर कहां डालें? कहीं भी नहीं है। वाटर कहां डालें? लेफ्ट साइड में। अब आप इस इक्वेशन को देखकर खुद ही बोल सकते हो कि सर ऐसा है, जितना इलेक्ट्रोलाइट लग रहा है ना उतना प्रोड्यूस भी हो रहा है। अरे भाई, इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये सेल कभी इलेक्ट्रोलाइट में डेफिशिएंट ही नहीं रह सकता। आप सुनो, आपने ड्राई सेल किया, लेक्लांशे सेल किया, धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब हुआ क्या यहां इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो रहा है? भाई नहीं खत्म हो रहा है। हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस्ड। ये कौन है यहां? वाटर। ये कौन है? वाटर। ये कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन है? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि जिंक HgO से O ले रहा हो और HgO उसको O देने के बाद खुद Hg में कन्वर्ट हो रहा हो। क्या इस रिएक्शन में कोई आयन है जिसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज कर जाएगी? अगर चेंज नहीं करेगी तो पोटेंशियल को कौन चेंज करेगा? इसका मतलब दिस इज सेल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। जब कैथोड एनोड में से कोई खत्म होगा तो सेल 1.35 से 1.34 पे नहीं आएगा बल्कि 0 पे आएगा सीधा। So this is called a cell of constant voltage, and the reason for that is that the electrolyte consumed is equal to electrolyte produced. Am I right? अब आप जरा यहां देखें कि OH नेगेटिव जितने मोल थे उतने प्रोड्यूस हो गए। इसलिए जहां भी आप ये सेल लिख रहे हो ये 1.35 ये एक कांस्टेंट वोल्टेज है, इसलिए हमने कह दिया दिस सेल इज सेल ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज। क्यों कांस्टेंट है पता लग गया। अब बात आती है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मतलब रिचार्जेबल सेल, आपके मोबाइल की बैटरी। एक बार IIT में आया प्रूव दैट secondary cell is electrochemical during discharging and electrolytic during recharging। जो स्टेटमेंट दी वही खुद आंसर है। Your mobile battery is discharging as it is. You are not doing anything in that. It means the reaction which is occurring during discharging is a spontaneous reaction. And spontaneous reactions are not reversible reactions. आपने उसको वापस लाना है, आपको बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा पहले लेक्चर में बता दिया। जितना इसने प्रोड्यूस किया उससे ज्यादा बाहर को से देना पड़ेगा। अगर आपका अडेप्टर सफिशिएंट वोल्टेज का नहीं हुआ तो वो रिचार्ज होने वाला नहीं है। Am I right? अब हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। इससे पहले कि मैं रिएक्शन लिखूं, रिएक्शन जिन लोगों ने रिडॉक्स पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान रिएक्शन है। जिन लोगों ने रिडॉक्स नहीं पढ़ा इसलिए मैंने बिगनिंग ही आपकी पूरे मूल कंसेप्ट से करवाई, क्योंकि आगे सब कुछ ऐसा होना ही था। अब ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये 6 सेल की बनी होती है। हर सेल की 2 वोल्ट होता है। टोटल बैटरी की कैपेसिटी 12 वोल्ट की होती है। तो लेड सॉलिड होता है एनोड और कैथोड होता है सॉलिड PbO2। और इसके पीछे जो फंडा है वो हम कर चुके हैं। अगर आपको कुछ याद हो, इस बार क्वेश्चन आया था नीट 2023 में। भाई का ठीक है, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में बोलता रहता था थैलिक कंपाउंड नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, एंड द रीजन वाज इनर्ट पेयर इफेक्ट।
हमने कहा था कि जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट होते रहते हैं। इसका मतलब हुआ इनर्ट पेयर इफेक्ट शुरू हुआ किससे? गैलियम से। गैलियम इज बोरोन फैमिली मेंबर। अगर उससे हुआ तो उससे अगली फैमिली कौन है? कार्बन फैमिली। इसका मतलब गैलियम के आगे कौन है? जर्मेनियम। इसका मतलब अगर गैलियम है तो जर्मेनियम में भी होगा। अगर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो फिर वहां कौन आया? जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो जिस तरह से बोरोन फैमिली का लास्ट मेंबर कौन है? थैलियम है। इज नेवर थैलिक, इज थैलस ओनली बिकॉज ऑफ inert pair effect. So there is always plumbous, not plumbic. मतलब कि Pb2 positive is more stable than Pb4 positive. So Pb4 to Pb2 conversion is spontaneous. आप बेसिस देखिए कि सेल के अंदर क्या क्या किया, कितना इंसान कितना चंट है, अपने फायदे के लिए क्या क्या नहीं करता है। किसका बना दिया गया कैथोड? PbO2 का। PbO2 में Pb कितना है? +4। कहता इसका बनाएंगे ना तो ये पक्का Pb2 पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है। एनोड इज Pb, एनोड इज Pb। Pb तो Pb2 पॉजिटिव में जाएगा ही जाएगा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। आपने सल्फेट, आपने क्या कर दिया? हियर इन लेड स्टोरेज बैटरी द इलेक्ट्रोलाइट इज सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड में इलेक्ट्रोलाइट में लेड डाल दिया, सो दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड डेफिनेटली टू PbSO4, दैट इज Pb2 पॉजिटिव। आप PbO2 का कैथोड ले रहे हो, इट मींस PbO2 विल गेट कन्वर्टेड इन दैट इलेक्ट्रोलाइट अगेन टू PbSO4। PbSO4 कौन होता है? सॉलिड। अब वो इलेक्ट्रोड के पास ही रह गया। सो Pb to Pb2 positive is spontaneous. PbO2 to Pb2 positive is more spontaneous. सल्फ्यूरिक एसिड है, वो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बहुत हाई डेंसिटी का होता है, कोई 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास उसकी डेंसिटी होती है। और जब वो डेंसिटी 1.20 के आसपास पहुँचती है तो वो सेल बैटरी ब्लिंक करना शुरू कर देती है, बोलती है मुझे रिचार्ज करो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड खुद, जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप देखें कि सामने क्या हो रहा है। अब आप देखें कि एनोड में क्या हुआ। एनोड किसका था जी? लेड का था। इलेक्ट्रोलाइट कौन है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज नेवर H2SO4. sulfuric acid is H positive and SO4 negative because that is a strong electrolyte. जब ये Pb सॉलिड उस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया तो इसने PbSO4 सॉलिड बना दिया। PbSO4 सॉलिड है तो वो सेटल कर गया, यस और नो। और ये उसने कैसे बनाया होगा? विद द लॉस ऑफ, लॉस कहां होता है? नोड पे। ठीक हो गया। अब कैथोड किसका है जी? PbO2 का। PbO2 में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जी? 4, मतलब अनस्टेबल। क्यों? कारण बताओ। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसलिए उस 4 ने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो एनोड पे दिए गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। पर मीडियम तो फिर भी कैसा ही था? मीडियम मीन्स किस में डिप किया हुआ है? वो सल्फेट में डिप किया हुआ है। और उस PbO2 ने बना दिया PbSO4, जो क्या है? हमने तो कहा जिसका एंड प्रोडक्ट सॉलिड है वो रिचार्जेबल सेल हो सकता है। अब जरा आप ध्यान दें, यहां कितना नेगेटिव है? 4 नेगेटिव।
2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव। मीडियम कौन सा है? एसिडिक। इस रिएक्शन को किस मीडियम में बैलेंस करें? एसिडिक में। तो बोलो H पॉजिटिव कहां डालूं? शाबाशी तो देने दे। ऊपर वाले में कहीं नहीं, क्योंकि दोनों साइड 2 नेगेटिव है, कोई जरूरत ही नहीं है। हमने रिडॉक्स पढ़ा है, मैंने 1 महीना बर्बाद किया है अपना उस चक्कर में। इसका मतलब हुआ कि यहां लेफ्ट साइड में H पॉजिटिव होना चाहिए। जब लेफ्ट साइड में H पॉजिटिव हुआ तो कितना H पॉजिटिव हुआ? 4H पॉजिटिव हुआ। 4H पॉजिटिव हुआ तो उधर क्या डालना पड़ेगा? वाटर कितने डालने पड़ेंगे भाई? 2H2O। इसका मतलब ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है और ये रिएक्शन कैथोड पर हो रही है अपने आप, अपने आप। इसका मतलब हुआ ये कौन हो रहा है? ये तो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रही है ना बैटरी। इसका मतलब हुआ हमारे पास आ गया क्या? PbO2। और कौन आ गया? Pb। और कौन आ गया? 2 सल्फेट नहीं आए। और कौन आ गया? 4H पॉजिटिव, मतलब 2 सल्फ्यूरिक एसिड। यस और नो? और क्या बन गया? इस PbSO4 सॉलिड। क्या बन गया? PbSO4 सॉलिड। ठीक हो गया? कितने मोल? 2 मोल। ये रिएक्शन आपने करवाई? आपने करवाई। आपने करवाई। हाँ हाँ। इसका मतलब प्रूव हो गया दैट डिस्चार्जिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज स्पॉन्टेनियस। अब आपने क्या किया? शाम को उस बैटरी को जो डिस्चार्ज हो गई को बाहर से पोटेंशियल दिया। क्या करने के लिए पोटेंशियल? रिचार्ज। के पीछे की कहानी सोचो। क्या आप एक पोटेंशियल दे रहे हो उसको वो करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। पीबी कितना है? वो क्या +4 जाना चाहता है। इट मीन्स द डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन इज पॉजिटिव। It means recharging is non-spontaneous. When recharging is non-spontaneous, इसका मतलब जब तक लाइट रहेगी रिचार्जिंग होती रहेगी, क्योंकि बाहर से आप पोटेंशियल उससे ज्यादा दे रहे हो जितना पोटेंशियल वो प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ रही बात? इसलिए हर मोबाइल की बैटरी के अडेप्टर का पोटेंशियल अलग अलग होता है। समझ में आ गई? किसी में कोई बैटरी है, किसी में कोई बैटरी है। इसका मतलब हुआ, अब सुन लो, और अब सुन लो कि रिचार्जिंग के दौरान ये कौन था रे? एनोड। अगर ये रिएक्शन वापस गई तो इसकी क्या हो रही है? इसकी रिडक्शन। तो इसकी क्या हो रही है? It means the reaction which occurs at anode during discharging will occur at cathode. And the reaction which occur at cathode will occur at anode. तभी वापस आएगा ना, ऐसे कैसे वापस आएगा? And if when density falls below 1.2 gram per centimeter cube, the recharging become mandatory. बोले जिसको रिचार्ज कर दो।
यस और नो? आइए आगे। तो ये हो गई जी इसकी कहानी। ये है निक्केड। निक्केड मीन्स निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम बैटरी में जो एनोड है भाई वो कैडमियम है। एनोड कौन है? कैडमियम सॉलिड। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बेस। इलेक्ट्रोलाइट है बेस। और कैडमियम की ऑक्सीडेशन हो जाती है कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में। ठीक है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड में। हाँ जी, करो जी रिएक्शन को बैलेंस। मीडियम कौन सा है जी? बेसिक है। यहां कहां से गए जी आप? 0 से। कहां गए? +2। गेन हुआ लॉस हुआ? लॉस कितने का हुआ? 2 का। अगर 2 नेगेटिव यहां है तो हाइड्रोक्साइड कितने डालूं? कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। क्या डाल दिया? 2 हाइड्रोक्साइड। यस और नो? निकल। निकल के बारे में अगर आपको बताया जाए, निकल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। 1 इज निकल 2 एंड 1 इज निकल 4। निकल 2 इज मोर स्टेबल देन निकल 4। कितना? निकल 2 ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसमें कितना है निकल? ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो बन गया निकल हाइड्रोक्साइड क्या? सॉलिड। निकल हाइड्रोक्साइड सॉलिड। और मीडियम कौन सा है? बेसिक। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहां है तो फिर क्या करें? यहां क्या डाल दें? जहां भी डालना डाल दो। बोल रहा कहीं कुछ नहीं डालेंगे। देखो बंदे को देखो, जबकि पता है सामने कि एक साइड 2 नेगेटिव है और दूसरी साइड कुछ नहीं है, फिर भी बोलता है नहीं डालेंगे। डाल दिए 2 हाइड्रोक्साइड। यहां कितने हाइड्रोजन कम है रे? 4। इसका मतलब 2 H2O। देखो जरा बैलेंस हुआ। तो ये क्या बोल रहा था? हाँ सुन रहा था मैं। कहता कुछ नहीं डालेंगे। रमेश काय को टाइम वेस्ट कर रहा है, इसमें डाल के है नहीं कोई फायदा, मत डालो। क्लियर हो गया या नहीं? जब ऐसा हुआ तो हमने देख लिया कि दोनों का एंड प्रोडक्ट सॉलिड है। दोनों का एंड प्रोडक्ट सॉलिड है। तो हमारे पास आ गया CD सॉलिड प्लस 2H2O प्लस निकल डाइऑक्साइड सॉलिड giving rise to no this will be रिवर्सिबल तो होना ही है। रिचार्जेबल सेल है ना? अरे भाई सेकेंडरी सेल है। इसका मतलब हुआ यहां पे आ गया CDOH होल ट्वाइस क्या? प्लस NiOH होल ट्वाइस क्या? सॉलिड। का मतलब ये अपनी मर्जी से आगे जाना चाहते हैं। और आप क्या करना चाहते हो? चली गई रिएक्शन आगे। इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या हो गया?
अब सेल हो गया डिस्चार्ज, चाहिए बाहर से पोटेंशियल, और सेल हो जाएगा रिचार्ज, और डेल्टा जी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। यस और नो? बट दिस इज द रिजल्ट ऑफ दोज आयनिक इम्बैलेंस। वाटर कहां से आया? उन्हीं का बैलेंस है। फ्यूल सेल, ध्यान से सुने और देखें कि फ्यूल सेल में क्या हो रहा है। आपको सामने सिमुलेशन, एनिमेशन दिखाई जा रही है, जिससे आपको बहुत कुछ समझ आएगा, पर आप रट्टे ना मारें, इसलिए सुन लें। आपने एक साइड से हाइड्रोजन गैस डालनी है और दूसरी साइड से ऑक्सीजन। सुन लिया? अब देखने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन कहां से डालें और ऑक्सीजन कहां से डालें। हाइड्रोजन को आप कैथोड से नहीं डाल सकते ऑक्सीजन के सामने, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल विल बी मोर। What is the reduction potential of oxygen when it is being produced from water? तो उस रिएक्शन को उल्टा कर दो। कौन से वाला? वो -1.23 वाला। तो ऑक्सीजन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी +1.23। एम आई राइट? वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई थी -0.83, उसको उल्टा कर दो, वो क्या बन गया उसका? रिडक्शन पोटेंशियल। किसका? हाइड्रोजन का। तो बताओ किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इसका मतलब ऑक्सीजन इज टू बी पास्ड फ्रॉम कैथोड साइड। सुन लिया? द इलेक्ट्रोलाइट इज बेस का मतलब दैट इक्वेशन इज टू बी बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम। अब बात सुनो ध्यान से। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बन जाता तो अरेबियन कंट्रीज जितने मूल्य का हम तेल खरीदते हैं उतनी वैल्यू का वो पानी खरीदते हैं। तब खरीदने की क्या जरूरत थी? बट इट्स नेवर दैट बाय मिक्सिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यू विल गेट वाटर। इट मीन्स दैट यू नीड very drastic conditions for that. You need very costly catalysts like platinum, palladium for the reaction to occur. There are 3 compartments. First is of the gas. ठीक हो गया? Second is of the electrolyte, who is basic medium. And third is of the expensive catalyst platinum palladium. इन तीनों कंपार्टमेंट में जब आपसी तालमेल होगा तब वाटर बनेगा। इस सेल की खासियत यह है कि ये सेल -70, ये सेल 70 डिग्री सेल्सियस तक, मींस दिस इज मेनली यूज्ड बाय द एस्ट्रोनॉट टू कैरी इन स्पेस। माइनस नहीं, 70 डिग्री सेल्सियस। इस सेल की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 100% मानी जाती है। व्हाट वी मीन बाय थ्योरेटिकल एफिशिएंसी? थ्योरेटिकल एफिशिएंसी बताओ। सोच। सेल खरीदा, ट्रांजिस्टर में लगाया, फेंक दिया, लोगों ने उठाया, पेंसिल बनाई, इंक बनाई, हर चीज यूज हो रही है 100%। सेल में एनोड से हाइड्रोजन गैस पास की, कैथोड से ऑक्सीजन गैस पास की, एस्ट्रोनॉट उसको ले गया, उससे डिस्टिल्ड वाटर बना जो उसने पी लिया। तो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी 100%। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का मतलब हुआ एक्चुअल। थ्योरेटिकल मींस देखो भाई, पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है और जो पानी बन रहा है वो भी पीने के काम आ रहा है। अब जरा आप सामने ध्यान दें। इससे पहले कि हम सिमुलेशन या एनिमेशन की तरफ जाएं, साफ है कि हमने हाइड्रोजन को कहां से पास किया? एनोड से। एनोड से पास किया तो उसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन हो गई। यहां से 0, यहां कितना है?
+2 कितने का लॉस हो गया जी? 0 से +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो मीडियम कौन सा है जी? तो यहां क्या डाल दें जी? कितने डाल दें जी? 2 OH नेगेटिव, 2 और 2 4, मतलब ये 2 वाटर होना चाहिए। यस और नो? अब आप ध्यान से देखें कि ऑक्सीजन को कहां से पास किया गया। जब कैथोड से पास किया गया तो आप सोचो क्या हुआ होगा? उसने भी क्या बना दिया? वाटर पर हमने बोला हम रिएक्टेंट के हिसाब से चलेंगे। अगर यहां O2 2 है तो मैं 2 के लिए कैलकुलेशन करूंगा। कितने का लॉस हो गया सर? लॉस हुआ या गेन? गेन हुआ जी। कितने का हो गया? कीड़े तो तेरे को पड़ेंगे बता रहा हूं। 0 से -2 2 होता है और 2 के लिए 4 होता है। और अगर यहां 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहां क्या डाल दें? 4 OH नेगेटिव डाल दें। और 4 OH नेगेटिव अगर यहां डाल दें तो क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? अरे भाई हाइड्रोजन बैलेंस है। 2 और 2 4 और 4 8, मतलब सुन लिया। अब जब निचले वाले में आपको पता है लॉस एंड गेन शुड ऑलवेज बी इक्वल। अगर यहां 4 का गेन है तो लॉस भी। लो जी, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं कर दिया? जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो देखो कि वहां क्या हो गया? 4 OH नेगेटिव और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। वाटर कितने हो गए? 4। यस और नो? जब मैंने ऐसा किया तो मुझे पता लग गया कि ये 4 वाटर, ये 4 वाटर, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ तो कर दो, ये 4 OH नेगेटिव, ये 4 OH नेगेटिव। इसका मतलब साफ हो गया कि उस एस्ट्रोनॉट को मिल गया पानी। और पानी भी कैसा? इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर, विच इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। एंड सुन लिया? क्लियर हो गया या नहीं हुआ? इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन उस फ्यूल सेल में हो रही है। इस वाटर के ब्रैकेट में मुझे नहीं भूलना चाहिए ये लिखना कि ये गली का पानी नहीं है, ये प्योर वाटर है। सुन लिया? अब हाँ, एनिमेशन देखिए क्या हो रहा है। देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे हो? क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है? This H positive is taking electron converted into nascent hydrogen and that nascent hydrogen with O2 is forming water. यहां से कौन आ रहा है? H positive, that is gaining electron. ये हाइड्रोजन गैस गई कहां से? एनोड से। वो टूट गई, H पॉजिटिव बनाया। वो H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, नेसेंट हाइड्रोजन बना और उसने O2 को H2O में कन्वर्ट कर दिया। यस और नो? दिस इज हाउ दिस फ्यूल सेल वर्क। और इसके साथ जो और बातें हैं वो हम कर चुके हैं।
कैसे कर चुके हैं सामने ध्यान दें। आपको नहीं लग रहा है कि ये फ्यूल सेल तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है, जिसमें कैथोड O2 है कन्वर्टेड इनटू H2O, यस नो, जिसमें एनोड यस H2 है कन्वर्टेड इनटू H2O। इसलिए क्या हम EMF ना निकालें, E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट। आप देखें आपके पास उधर पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, ये 1.23 दोनों का टोटल वैल्यू आएगी। डेल्टा Z नॉट इज माइनस NFE0। इधर देखो यहां कितना मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल। 2 मोल के लिए कितने फैराडे लगे, 2 मोल थोड़ी ना चाहिए हमें पर मोल। इट मीन्स N is 2, F is 96500 coulomb into potential is 1.23। yes or no? ये वैल्यू काय में है, दिस वैल्यू इज इन जूल, yes or no? डिवाइडेड बाय +1 में पड़ा डेल्टा H नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर was minus 285.8, if you remember, was minus 285.8 into 10 raised to the power 3, क्योंकि ऊपर काय में है, जूल में, तो नीचे भी काय में आए, जूल में 83.2%। ये कौन सी एफिशिएंसी हुई, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी। जो थर्मोडायनेमिक्स से आई वो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।